नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी सीरीज में अव्यय पढ़ेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि हम संधि समास जो भी होता है, संज्ञा सर्वनाम, वो तो हम समझ जाते हैं क्वेश्चन को देख के। पर जो अव्यय होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और आपको इसमें से हर पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन में से सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ें बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाऊंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अव्यय क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा संज्ञा से सर्वनाम संज्ञा से अव्यय तक का जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें अव्यय ये लास्ट पार्ट है। अब देखिए अव्यय होते क्या हैं। हम डेफिनेशन भी देखेंगे और आसान भाषा में भी समझेंगे क्या होता है अव्यय। अव्यय मतलब होते हैं जैसे कि आज, कल, किंतु, क्यों। तो क्या होते हैं अव्यय? ऐसे शब्द होते हैं अगर इन्हें किसी लड़की के लिए यूज किया गया हो, या फिर ये किसी लड़के के लिए यूज किया गया हो, या फिर किसी निर्जीव चीज के लिए यूज किया गया हो, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज राम स्कूल गया और आज सीता स्कूल गई, तो हमने क्या किया, आज को सेम रखा, बस। ये अव्यय होते हैं, मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जिन पे लिंग, कारक, है ना, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं होता, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं, अविकारी होते हैं। देखिए, विकारी शब्द, जो मैंने आपको शब्द रचना वाला पार्ट था मेरा, उसमें मैंने आपको जैसे बताया था ना कि विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं, और जो अविकारी, अविकारी मतलब अ मतलब विकारी नहीं हुआ, तो यानी कि अव्यय, अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं। तो ये अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं और अपरिवर्तित होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते हैं। बस आपको सिंपल भाषा में यही समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं आएगी। इसमें आपको एक लॉजिक दिमाग में होना चाहिए कि अव्यय होते क्या हैं। और आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि मतलब एग्जाम पैटर्न में क्या पता आपको अव्यय ही 5-10 नंबर के आ जाए, है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लिया करो। तो अव्यय डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि इनमें से कौन सा अव्यय का पार्ट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आप इनको जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू बनाया, आप ऐसे ही इनको बनाओगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको चीजें याद रहेंगी कि ये इसका पार्ट था। इसके बाद क्रिया विशेषण, जो हमारा पहला वाला पार्ट है, कुछ नहीं है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे आपको शब्द से समझ में आ रहा है कि क्रिया मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। तब अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। मैं अवयव भी 4 प्रकार के हैं और क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन ये ही पूछा जाता है जब जो अवयव वाला हमारा पार्ट है, तो क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखिए, स्थानवाचक में स्थिति और दिशा। स्थिति का मतलब होता है जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, जो भी है। दिशा, दिशा मतलब दाएं, बाएं, बस। कालवाचक में समयवाचक। देखिए, समयवाचक में हम आज, कल, अभी, तुरंत। अवधि, अवधि मतलब रात भर, दिन भर। अब बारंबारता मतलब प्रतिदिन, है ना, हर बार। तो ये कालवाचक में आता है। परिमाण में अधिकता बोधक मतलब बहुत, है ना, बहुत हुआ, अत्यंत, बहुत खूब। न्यूनता में जरा, थोड़ा। पर्याप्त मतलब
चीजें मतलब पर्याप्त हैं, यानी कि काफी है, ठीक, बस, ये इसके इसमें मतलब ये सब आता है। ये आपको वर्ड से समझ में आ रहे होंगे। जैसे तुलना बोधक, तो किसी की तुलना हो रही है, यानी कि अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक में मतलब बारी बारी, थोड़ा थोड़ा। तो बस ये आपको सिर्फ ऐसा ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण में ये चारों पार्ट आते हैं। इसके बाद आपको जो भी ये पार्ट है ना, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से वाले पार्ट के बारे में बात हो रखी है। और रीतिवाचक, रीतिवाचक में कुछ बस आपको सिलेक्टेड शब्द याद करने, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, इसलिए, सा, है ना। तो ये है हमारे क्रिया विशेषण वाला पार्ट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अव्यय, अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इनके अनुसार चेंज नहीं होते हैं। किसी के भी बारे में हम बोल देंगे, ये चीज चेंज कभी भी चेंज नहीं होगी, और चीज भले चेंज हो जाए। तो अव्यय के चार पार्ट होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण हमने पढ़ा। क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने पार्ट हैं? चार पार्ट हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो यहाँ तक आपको चीजें ढंग से समझनी है। इसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक कुछ नहीं है, क्या होता है कि संबंध बोधक अव्यय में क्या होगा कि ये संज्ञा के बाद यूज होगा। देखिए, जो अव्यय, अव्यय मतलब आपको पता चल गया अभी तक कि अव्यय होते क्या हैं। अव्यय मतलब जैसे कि मतलब ऐसे शब्द जो किसी के भी साथ यूज हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे हमने बोला कि वो प्रतिदिन, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है ना। और हमने बोला कि सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो हमने ये नहीं बोला ना कि सीता प्रतिदिन ही स्कूल जाती है, सिर्फ प्रतिदिन आएगा। तो प्रतिदिन कॉमन हो गया दोनों में, तो बस वो ही अव्यय होते हैं, बस। अब संबंध बोधक में क्या होगा? जैसे कि हमने बोला, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध अव्यय के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला, वह दिन भर काम करता रहा, तो दिन, दिन और भर, तो यानी कि जो संज्ञा के बाद यूज हो रखा है। और जब ये अव्यय है, अगर हम किसी का नाम भी यहाँ पे ले लेंगे, तभी भी जो भर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं विद्यालय तक गया, तो संज्ञा के बाद ये अव्यय आए हैं, और इनका जो संबंध है वो दूसरी चीजों से बता रहे हैं कि मैं कहाँ तक गया, विद्यालय तक गया। अब देखिए, संबंध बोधक अर्थ के आधार पे 14 होते हैं। ये वैसे आती नहीं है, पर आपको इनको ध्यान रखना है कि संबंध बोधक के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। जैसे कि स्थानवाचक, स्थानवाचक में मतलब आगे, पीछे, निकट, सामने। फिर दिशावाचक, दिशावाचक में मतलब आसपास, दायां, बायां। फिर कालवाचक, देखिए जो कालवाचक है, कालवाचक में मतलब पहले, बाद में, अब तक, है ना, ये चीजें आएंगी। फिर आपका आता है साधनवाचक। साधनवाचक में आप जैसे मतलब किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा, या फिर किसी के जरिए, तो ये हमारा साधन में आता है। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब किसी के लिए, है ना, किसी के वास्ते, है ना, तो ये उद्देश्य में आता है। जो व्यतिरेक होता है, व्यतिरेक का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मतलब एक्सेप्ट, है ना, जैसे कि किसी के अलावा, किसी के अतिरिक्त, किसी के सिवा, है ना, तो ये हमारे व्यतिरेक होते हैं। इसके बाद आता है हमारा विनिमय। देखिए, विनिमय क्या होते हैं? विनिमय मतलब इसके बदले, इसकी जगह पर, है ना, तो ये हमारे विनिमय होते हैं। कारणवाचक, कारणवाचक में मतलब इसके कारण, है ना, परेशानी से, या फिर इसके मारे, इसके चलते, तो ये कारणवाचक हो गया। तुलनावाचक मतलब इसी, किसी की तुलना हो रही है, किसी के समान, किसी की उपेक्षा हो रही है। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक में मतलब हम बोलेंगे जैसे कि मात्र, है ना, या अंतर्गत, या लगभग, तो ये संग्रहवाचक में आती है। ये आपको बस एक रीडिंग माननी है, इसमें आपको ध्यान हो जाएगा। विषयवाचक, देखिए विषयवाचक में किसी के संबंध में, किसी के विषय में बताया जा रहा है, किसी के भरोसे काम हो रहा है, तो ये विषयवाचक होता है। साश्चर्यवाचक होता है। साश्चर्य मतलब इसमें हम किसी के संग, किसी के सहित, किसी के साथ, तो ये साश्चर्य होता है। विरोधवाचक, विरोधवाचक मतलब किसी के विरुद्ध, किसी के विपरीत, किसी के खिलाफ, है ना, तो ये विरोधवाचक होता है। सादृश्यवाचक, सादृश्य मतलब समान, तुलना हो रही है ना, तो जो तुलना है ना, तुलना में किसी की अपेक्षा, किसी के समान, किसी के समक्ष होता है। और हमारा जो ये सादृश्यवाचक है, किसी के योग्य, किसी की तरह, है ना, किसी के तुल्य, तो ये हमारा सादृश्यवाचक होता है। तो जो संबंधवाचक है, उसमें हमने क्या किया? संबंध बोधक, उसमें हमने देखा कि
क्या होता है कि ये कुछ भी अव्यय आया है वो संज्ञा के बाद आएगा। और दूसरी बात, उसके 14 पार्ट होंगे: स्थानवाचक, दिशा, काल, साधन, उद्देश्य, व्यतिरेक, विनिमय, कारणवाचक, तुलनाबोधक, संग्रहवाचक, विषय, साश्चर्य, विरोधवाचक और सादृश्यवाचक। ये आपको बस जैसे माना बाद आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको आराम से ये चीज आप निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे पहले जो क्रिया विशेषण वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक में ये होता है कि समुच्चय मतलब दो शब्दों को जोड़ना, है ना। तो समुच्चय बोधक में हम क्या करते हैं, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, इनके भी अपने टाइप हैं। जैसे कि समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्यधिकरण। समुच्चय आपको पता चल गया, मतलब ऐसे वर्ड्स, मतलब कंबाइंड पूल, है ना। समुच्चय मतलब एक तरीके से ब्रिज, कंबाइंड पूल। तो इसका भी दो पार्ट होते हैं। अब समानाधिकरण भी होता है और व्याधिकरण भी होता है। अब आप सोचोगे कि पहले समुच्चयवाद क्या एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे हमने बोला कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, जो तो इसमें जो और है वो हमारा समुच्चय बोधक है। क्लियर। अब क्या होता है कि जो समानाधिकरण वाला पार्ट होता है इसमें और, एवं, तथा, या, वा, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु ये सब आता है। जैसे कि समानाधिकरण के भी कुछ टाइप हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम। संयोजक, संयोजक में और, तथा, विभाजक में अथवा, नहीं तो, विरोध में पर, परंतु, लेकिन, परिणाम, परिणाम में हमारा आएगा इसलिए, अतएव, अतः। तो ये हमारा समानाधिकरण होते हैं। व्याधिकरण में क्या होता है, व्याधिकरण में कारणवश होता है, जैसे कि क्योंकि, इसलिए। उद्देश्यवाचक मतलब जो, तो, है ना। संकेतवाचक में जो, तो, यदि, यद्यपि। और स्वरूप यानी कि, जो, अर्थात, यानी। देखिए जो आपका ये समुच्चय बोधक वाला पार्ट है इसमें आपको चीज़ों को मतलब ऐसा ध्यान रखना है कि इतना डीप इसमें नहीं पूछा जाएगा कि ये समानाधिकरण का है कि व्याधिकरण का है। इसमें बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कंबाइंड पूल वर्ड्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो इसमें आपको अगर कोई भी ऐसा आ रहा है कि और, एवं, अथवा, किंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, है ना, इस जो कि, तो कि, यदि, तो, यद्यपि, अर्थात, कुछ भी आ रहा है तो आपका सीधा सीधा इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक, है ना। जैसे मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं। तो क्या होता है, इनको किसी भी खुशी वाले वाक्य में या फिर किसी दुख वाले वाक्य में या फिर किसी घृणा वाले वाक्य में यूज होते हैं। और इनका संबंध वाक्य के किसी अन्य पद से नहीं होता है। मतलब अगर हमने बोला हाय वह चल बसा, तो अगर हम हाय नहीं भी बोलते हैं, वो बोलते हैं वह चल बसा, तो इससे कोई मतलब इसका संबंध नहीं होगा। क्लियर। अब विस्मयादि बोधक के 6 पार्ट होते हैं: हर्षबोधक, शोक बोधक, आश्चर्य, स्वीकार, अनुमोदक, तिरस्कार और संबंध बोधक। तो इतना आपको पता चल रहा होगा। हर्ष मतलब खुशी की बात की जाएगी, शोक मतलब किसी का दुख प्रकट होगा, आश्चर्य मतलब बहुत अद्भुत वाली बात होगी, स्वीकार्य मतलब कोई एक्सेप्ट करेगा, अनुमोदन, अनुमोदन में हम एक तरीके से मतलब चीज़ों को जैसे कि अच्छा, हाँ हाँ जी, मतलब एक तरीके से हमें स्वीकृति देना। तिरस्कार मतलब किसी को किसी का अपमान करना, है ना। और संबोधन, संबोधन में अरे, हे, भाई, है ना। तो ये हमारे विस्मयादि बोधक के पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। बस आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। समुच्चय में कंबाइंड पूल वर्ड्स आ जाएंगे, विस्मयादि बोधक में हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स पक्का होगा, सीधा सीधा आप लगाओगे किसी तरह विस्मयादि बोधक वाला पार्ट है। क्लियर। तो होप सो आपको चीज़ें अच्छे से रिवीजन हो गई होगी, है ना। तो क्रिया विशेषण आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है, बाकी आपको चीज़ें धीरे धीरे मतलब ये सारी क्लियर हो जाएगी। एक बार आप चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। आपको एक बार खुद से रिवीजन करोगे तो चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आ जाएगी। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स।